भारती ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, बहुत लंबा समय हो गया, हम दोनों ने बैठकर बात नहीं की। काफी कुछ है जो मुझे तुमसे कहना है। अभिनव ने भारती का हाथ थामते हुए कहा। भारती ने आंखें खोलते हुए कहा, ऐसी कोई खास या बड़ी बात नहीं है, बस मुझे दिन भर तेरी चिंता सताती है। तू मुझे माँ बुलाता है, लेकिन तू मुझसे बातें छुपाता है, मैं जानती हूं। अभिनव ने बात को टालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं माँ, छुपाने के लिए आखिर है ही क्या। भारती ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन माँ से नहीं बेटा। तो किसी खतरे में तो नहीं है ना? तू कई कई दिनों तक गायब रहता है, फोन पर भी तुझसे बात नहीं हो पाती, और कभी होती भी है तो तू बहुत कमजोर और बीमार दिखता है। अभिनव ने औकड़ होकर जवाब दिया, एक्चुअली पैराडाइज गार्डन की प्रॉपर्टी की सेल की वजह से मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, इसीलिए। इससे पहले कि वो पूरी बात कर पाता, भारती ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तू मेरे सर की कसम खाकर बोल कि अपने आप को किसी खतरे में नहीं डाल रहा है। अभिनव भारती की झूठी कसम नहीं खा सकता था। भारती ने आगे कहा, मैं जानती हूँ बेटा कि कुछ बातें हैं जो मैं शायद नहीं समझ सकती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। हमारे परिवार को खुश रहने के लिए जितना चाहिए उससे कई ज्यादा तूने कमा लिया है। फिर आखिर क्या जरूरत है तुझे कनाडा जाकर रहने की? हम सब यही मिलकर साथ में क्यों नहीं रह सकते? अभिनव कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वो जानता था कि भारती उसका हर झूठ पकड़ सकती थी, इसलिए भारती को सच बताना जरूरी था। अभिनव ने कहा, तुमने ठीक कहा मां, मैं अगर तुम्हें सब कुछ बता भी दूं तो तुम कुछ बातों को नहीं समझ पाओगी। भारती ने रूंधे गले से कहा, एक बार कोशिश तो कर बेटा। अभिनव उठकर छत के किनारे पर गया और बोला, पापा के सीक्रेट बिजनेस के बारे में तो आपको पता ही है। वो चाहते थे कि मैं उनका बदला लूं, जिससे मैं सक्सेसफुल भी हो गया था। लेकिन कहानी वहीं पर खत्म नहीं हुई थी। मुझे काफी समय तक लगता था कि केवल दिक्पाल ही मेरा दुश्मन है, लेकिन वो तो केवल एक मामूली सिपाही था जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अम्मा जी के बारे में आप शायद नहीं जानती होगी। वैसे रिश्ते में तो वो मेरी दादी लगती है, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को भी कभी कुछ नहीं समझा। उनकी नजरों में मैं और मेरे पापा दोनों ही कांटे की तरह चुभते रहे, सिर्फ इसीलिए कि पापा को गोद लिया गया था। उन्हीं ने पापा को घर से निकलवाया था। ये कहते हुए अभिनव की आंखें भीग गई। अभिनव ने बात जारी रखी, गढ़वाल रियासत में अम्मा जी का एक छत्र राज चलता है। जो उन्होंने कह दिया वही कानून, और जो उन्होंने कर दिया वही फैसला। पूरा माफिया वर्ल्ड उनके नाम से ही थर-थर कांपता है, और वो किसी भी हाल में मुझे गढ़वाल रियासत का उत्तराधिकारी बनने नहीं दे सकती। आपने ठीक कहा कि मैंने इतना कमा लिया है कि हम जिंदगी भर साथ में खुश रह सकते हैं, लेकिन मुझे बार बार अपने पापा का चेहरा अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। उन्होंने मेरा नाम टाइगर इसलिए रखा था ताकि मैं कभी भी पीछे ना हटूं, हर गलत चीज का सामना डटकर करूं और हर उस कानून को तोड़ दूं जो अम्मा जी ने अपनी ताकत और घमंड पर बनाया है। इसलिए मैं शांति से सो भी नहीं सकता। जब तक मैं गढ़वाल रियासत की गद्दी पर न बैठ जाऊं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। एंड आई होप कि आप ये समझ सके। भारती ने आंखें बंद करते हुए कहा, मैं गढ़वाल परिवार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि गद्दी की वजह से गढ़वाल परिवार ने अपनों का ही खून बहाया है, और तुम्हारे पापा भी उसी बदले की आग के शिकार हुए हैं। बेटा, तुम्हें जो भी ठीक लगे करो, लेकिन अगर हो सके तो ये सब कुछ भूल जाओ। एक ही जिंदगी है, बदले की आग में इसे गवा दोगे तो जियोगे कब? अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। वो जानता था कि जो कुछ भी भारती कह रही थी वो सब सही था, लेकिन उसकी नफरत उसे रात में चैन से सोने नहीं देती थी। अभिनव चलते हुए भारती के पास आया और चुपचाप बैठ गया।
भारती ने अभिनव के बाल सहलाते हुए कहा, कम से कम मेरी एक बात तो मान सकते हो? अभिनव ने कहा, मैं आपकी हर बात मानूंगा, आप कहो तो सही। भारती ने कहा, मैं जानती हूं कि अनन्या से तुम बहुत प्यार करते हो, लेकिन चाहत के साथ भी तुम्हारा एक पास्ट रहा है। प्रॉमिस करो कि तुम मेरी या चाहत की वजह से अनन्या को शादी के लिए प्रपोज करने से नहीं कतराओगे। अभिनव, जो कि अभी तक बहुत इमोशनल हो चुका था, यह बात सुनकर अचानक घबरा गया और औकड़ होकर बोला, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझा नहीं। भारती ने जवाब दिया, मैं बस ये कह रही हूं कि अनन्या बहुत अच्छी लड़की है और मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हें अनन्या को फिर से शादी के लिए प्रपोज करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं जानती हूं कि तुम दोनों की पहले शादी हुई थी और फिर टूट भी गई थी, लेकिन तुम दोनों भी जानते हो कि वो शादी नहीं, सजा थी। पर इस बार अनन्या के साथ तुम्हारी शादी शादी जैसी होनी चाहिए, पूरे धूमधाम के साथ। ये कहते हुए भारती ने अभिनव की पीठ थपथपाई। अभिनव बिल्कुल एम्बैरस हो गया और वो भारती को देखकर मुस्कुरा दिया। नीचे लिविंग रूम में अनन्या बैठकर टीवी देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि भारती ने अभिनव को ऊपर छत पर क्यों बुलाया था, लेकिन वो समझ गई थी कि ये माँ और बेटे के बीच की बात थी, इसलिए उसने उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप वेट करती रही। काफी देर बैठे रहने के बाद अनन्या बोर हो गई और उठकर किचन की ओर चली गई, जहां चाहत ऑलरेडी डिनर तैयार कर रही थी। कबीर एक कोने में जमीन पर बैठा हुआ चुपचाप आलू छिल रहा था। चाहत ने कबीर के छिले हुए आलू को देखा और परेशान होते हुए बोली, ऐसे आलू छिलोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। कबीर ने सिर उठाकर चाहत को देखा, हाँ में सिर हिलाया और फिर सिर झुकाकर आलू छिलते हुए बड़बड़ाया, यही दिन देखना बाकी था जब मैं प्रोफेशनल किलर हुआ करता था तो बैटलफील्ड में लोगों की लाशों को बिछाता था। तब कोई नहीं कहता था कि इन्हें संभाल कर काटो, कुछ नहीं बचेगा। चाहत ने कबीर की बड़बड़ाहट सुनकर पूछा, क्या कहा? इससे पहले कि कबीर कोई जवाब देता, अनन्या किचन में आ चुकी थी और कबीर के बगल में बैठते हुए बोली, चाहत, मैं भी तुम्हारी डिनर बनाने में मदद कर देती हूँ, बताओ मैं क्या हेल्प करूं? चाहत ने ऑकवर्डली कहा, अनन्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें छोटे मोटे काम करने की आदत नहीं होगी, कबीर और मैं कर लेंगे, तुम आराम करो। अनन्या मुस्कुराई और बोली, नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपनी मम्मी की खाना बनाने में हेल्प करती थी। ये कहते हुए अनन्या ने एक चाकू उठाया और आलू छिलते हुए कहा, कबीर और मैं जल्दी जल्दी आलू छिलकर दे देते हैं। चाहत अनन्या को रोकना चाहती थी, पर दोनों की बीच की हिस्ट्री की वजह से वो थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। कुछ ही पलों में चाहत ने देखा कि अनन्या और कबीर बड़े बड़े संतरे जितने आलू छीलकर छोटे छोटे नींबू के साइज के बना रहे थे। वो परेशान होकर बोली, अनन्या क्या तुमने सचमुच कभी खाना बनाया है? अनन्या अपने छीले हुए आलू को देखकर एम्बैरस हो गई और झिझकते हुए बोली, हाँ मैंने एक दो बार मम्मी की पानी उबालने में मदद की थी। ये सुनकर कबीर हैरान रह गया, पर चाहत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो अनन्या को पहले से अच्छी तरह जानती थी। ठीक उसी समय अभिनव और भारती सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए। जब उन्होंने किचन का ये नजारा देखा तो उनके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। आखिरकार वो घर सचमुच घर जैसा लग रहा था। तभी अभिनव और चाहत की नजरें मिल गई और मुस्कुराहट की जगह एक कड़वाहट ने ले ली। अभिनव तुरंत नजरें फेरते हुए वहां से निकल गया। आखिरकार डिनर तैयार हुआ और सब ने साथ बैठकर खाना खाया। ये एक बहुत ही खुशनुमा एक्सपीरियंस था और पूरे घर में हंसी मजाक का माहौल था। तभी भारती ने पूछा, अरे पर वो दोनों नमूने कहाँ चले गए जो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वाले थे? अभिनव ने क्यूरियसली पूछा, आखिर मोंटी गया कहाँ और वो लड़की भी गायब है? अनन्या ने जवाब दिया, पता नहीं, उन दोनों के बीच खाने को लेकर काफी बहस हो गई थी। वे आधे घंटे में वापस आने का बोलकर निकले थे पर अब तक नहीं आए। भारती ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जब से ये लड़की नताशा आई है मोंटी बिल्कुल बावला हो गया है। डिनर खत्म होने पर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, पर अभिनव की आंखों में नींद नहीं थी।
वो उठकर कमरे से निकला तो उसने चाहत को एक बैग लिए हुए चुपके से भारती के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। अभिनव और चाहत एक पल के लिए अपनी अपनी जगह पर ठहर गए। कुछ पलों के साइलेंस के बाद चाहत चलते हुए अभिनव के पास आई और नजरें झुकाए हुए बोली, तुम्हारी और अनन्या की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। जब भी तुम दोनों साथ होते हो तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी अपने आप ही आ जाती है। आई एम हैप्पी फॉर यू टू। अभिनव चुपचाप खड़ा रहा। चाहत ने हिम्मत करके अभिनव की ओर देखा और बोली, मैं जानती हूं कि जब तक मैं यहां रहूंगी कोई भी खुशी से नहीं जी पाएगा। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उस बात का गिल्ट आज भी मुझे खाया जाता है। अब जबकि मैं जान चुकी हूं कि तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखोगे तो मेरे यहां रहने का कोई मतलब नहीं। मैं जा रही हूं। अभिनव अपनी जगह पर अभी भी जो का त्यों खड़ा था। अभिनव को रिएक्ट ना करते हुए देखकर चाहत की आंखों में नमी आ गई। चाहत ने कांपती हुई आवाज में कहा, कैब मेरा वेट कर रही है। आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। बाय। ये कहते हुए चाहत तेजी से घर से बाहर निकल गई। अभिनव अब भी अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था, मानो उसे कोई फर्क न पड़ा हो। कुछ ही देर बाद अभिनव अकेला छत पर बैठकर रात की ठंडी हवा को एंजॉय कर रहा था और सामने एक टूटा हुआ गमला पड़ा हुआ था। तभी पीछे से कबीर की आवाज आई, बॉस, क्या आपको किसी बात की चिंता है? और ये गमला कैसे टूट गया? अभिनव दूर आसमान की ओर देख रहा था। वहां से उसे पूरा मुंबई शहर दिखाई दे रहा था। रात के समय पूरा मुंबई शहर रोशनी से जगमगा रहा था। अभिनव ने कबीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कबीर अभिनव के बगल में आकर चुपचाप बैठ गया। अभिनव ने पूछा, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? कबीर ने हाँ में सिर हिलाया और सिगरेट का डिब्बा निकालकर अभिनव को एक सिगरेट थमा दी। अभिनव ने पहले कभी भी सिगरेट नहीं पी थी, लेकिन आज वो सचमुच सिगरेट ट्राई करना चाहता था। उसने कबीर से लाइटर लिया और अटपटे ढंग से सिगरेट जलाकर एक कश खींचा। जैसे सिगरेट का धुआं उसके फेफड़ों में गया, वो अचानक जोर से खांसने लगा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अभिनव ने सिगरेट को देखा और जमीन पर फेंकते हुए मुस्कुराकर बोला, शायद सिगरेट मेरे लिए नहीं बनी। कबीर जानता था कि अभिनव को जरूर कोई चिंता सता रही थी, इसलिए वो सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा था। कबीर बोला, बॉस, आपको सिगरेट पीने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। अभिनव ने अपनी कुर्सी को पीछे झुकाते हुए अपने सिर के नीचे दोनों हाथ रखे और तारों से भरे आसमान को देखते हुए बोला, बहुत सी बात है, लेकिन इस वक्त अचानक अपने पापा को लेकर मेरे दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। दरअसल अभिनव पहले अपने पापा का बदला लेना चाहता था और अब वो गढ़वाल फैमिली की इंटरनल पॉलिटिक्स में फंस चुका था। उसके मन में सवाल उठने लगे थे कि कहीं सारे झगड़ों के पीछे उसके पापा का ही तो हाथ नहीं था। भारती की कही बातों ने अभिनव के दिल पर गहरा असर डाला था। कबीर ने पूछा, किस तरह के सवाल? अभिनव ने कहा, मुझे पापा के बारे में अकरम ने थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन उनके असली अतीत के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। आखिर वो गढ़वाल फैमिली में कैसे आए? वो किस तरह के इंसान थे? गढ़वाल फैमिली में अम्मा जी का उनके साथ क्या झगड़ा था कि अम्मा जी हाथ धोकर उन्हें घर से निकालने पर तुल गई थी? कबीर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अगर सच कहूं तो संजय सर बहुत अच्छे आदमी थे। इनफैक्ट ही वॉज द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट। अभिनव ने कबीर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम सचमुच उनसे मिले थे? तुम तो एक प्रोफेशनल किलर हुआ करते थे, फिर तुम पापा से कैसे मिले? कबीर ने एक सिगरेट जलाई और उसका कश खींचते हुए बोला, तब मैं बहुत छोटा था, हार्डली एक टीनेजर, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मर्सिनरी मार्केट में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। इतनी कम उम्र का होकर भी मैं 100 लोगों की टीम का कमांडर था और बैटलफील्ड में लोग मेरे नाम से खौफ खाते थे।
अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बात पर मुझे कोई डाउट नहीं है। कबीर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बोला, लेकिन उतनी कम उम्र में लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर मैं समझ चुका था कि हर दिन पेट भर खाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाना किसी भी नजरिए से समझदारी का काम नहीं था। मैं कई लोगों को देख चुका था जो 30 की उम्र में होने से पहले ही अपनी जान गंवा देते थे, और मेरे दिमाग में क्लैरिटी थी कि मुझे इस तरह की जिंदगी नहीं जीनी। तो इसलिए तुम पापा के बॉडीगार्ड बन गए। कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा, दरअसल आपके पापा ने मेरी जान बचाई थी। क्या चाहत के गिल्ड को हथियार बनाकर अभिनव के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे अभिनव के दुश्मन? क्या है कबीर और संजय गढ़वाल का कनेक्शन? आखिर कहां गायब हो गए थे नताशा और मोंटी? क्या अभिनव भारती की बात मानकर सचमुच अनन्या को शादी के लिए प्रपोज कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।